सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू। Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel, and you are watching a new session of Breakfast with Current Affairs #BCA with me and GA Guru, जहां आज हम 11 फरवरी 2017 के दिन देखेंगे क्या है हेडलाइंस, क्या है उसके क्वेश्चनर्स और क्या क्या उससे और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बन सकते हैं। बढ़ेंगे चलेंगे आगे, जल्दी से देखेंगे कि क्या है इस सेशन में खास। बट यस, जल्दी से तैयार हो जाइए अपने ब्रेकफास्ट टीज एंड कॉफीज के साथ, बिकॉज दिन की शुरुआत हो चुकी है महिंद्रा गुरु के साथ। एंड इसी के साथ हम लेंगे बिल्कुल हमारे जीए गुरु का मोटिवेशन मंत्र। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिन की शुरुआत वाकई हो चुकी है और आपको ये बता दूं कि स्टूडेंट्स एसबीआई ने वैकेंसीज डिक्लेयर कर दी हैं और इस डिक्लेयर तो कर दी है, साथ में अब आपने बकल अप किया है कि नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमारे सारे सेशंस जो होने वाले हैं, चाहे वो बीसीए हो, एफवाईआई हो, एक्सवाईजेड, कोई भी सेशन क्यों ना हो, वो सब हमारा एसबीआई ओरिएंटेड है। तो बिल्कुल हमारे इस पर्टिकुलर शो में आप ध्यान रखिए, जितना भी मटेरियल अब होगा, जो भी चीजें कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, वो बिल्कुल एसबीआई ओरिएंटेड होने वाला है। तो बिल्कुल जुड़ जाइए, पेन एंड पेपर लेकर रेडी हो जाइए, क्योंकि बहुत सारा डिटेल आपको नोट करने को मिलने वाला है और बहुत सारी हेडलाइन से आप मुखातिब होने वाले हैं। तो वही स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के संग स्टार्ट करेंगे। क्या है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन? आई विल और आई कैन के संग। लेट्स प्रोसीड मैम। बिल्कुल सेशन को शुरू करेंगे, बढ़ेंगे आगे। बट यस, डू नॉट फॉरगेट द सब्सक्रिप्शन ऑफ आवर यूट्यूब चैनल, क्योंकि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्हाई यू आर वेटिंग फॉर, व्हाट यू आर वेटिंग फॉर। तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन नोटेशन पे क्लिक करके हमारे सब्सक्राइब व्यूअर आप बन सकते हैं। यू कैन ऑल्सो गो थ्रू महिंद्राज ऐप सो दैट यू कैन गेट ईच एंड एवरी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग वैकेंसीज, अपलोड्स एंड एवरीथिंग। बढ़ते हैं, देखते हैं व्हाट इज द फर्स्ट हेडलाइन फॉर टुडेज सेशन। The government appointed 3 non-official directors, Ashok Gulati, Manish Sabarwal and Rajiv Kumar, on the all-powerful Central Board of the Reserve Bank of India. These directors have been appointed for 4 years. सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकार संपन्न केंद्रीय निदेशक मंडल में 3 गैर सरकारी निदेशकों अशोक गुलाटी, मनीष सबरवाल और राजीव कुमार की नियुक्ति की। इन निदेशकों की नियुक्ति 4 वर्ष के लिए की गई है। तो बिल्कुल सर अपॉइंटमेंट है हमारे सामने। फिर से यहाँ पे एक बार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज इन द न्यूज हेडलाइन। बिल्कुल आरबीआई की बात हो गई है, तो आरबीआई से रिलेटेड अगर अपॉइंटमेंट होता है तो कहीं ना कहीं बैंकिंग एस्पायरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज बन जाती है, क्योंकि आरबीआई सभी जानते हैं बैंकिंग के लिए मेन न्यूज बन जाता है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या हुआ है, जो आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड है उसके लिए 3 लोगों को अपॉइंट किया गया है नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स के रूप में। किसको किया गया है? अशोक गुलाटी जी, मनीष सबरवाल और राजीव कुमार जी को। तो बिल्कुल सही बात है। अगर पूछा जाए एग्जामिनेशन में किन किन को अपॉइंट किया गया है नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स ऑफ द आरबीआई फॉर द सेंट्रल बोर्ड, तो आपका आंसर होना चाहिए अशोक गुलाटी, मनीष सबरवाल एंड राजीव कुमार। इसके साथ साथ 3 अपॉइंटमेंट और हुए हैं आरबीआई के लोकल बोर्ड्स में। तो आरबीआई के जो 4 लोकल बोर्ड्स होते हैं, आप सभी जानते हैं कहां कहां पे हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। इन 4 जगहों पे जो आपके लोकल बोर्ड्स हैं वहां पे 3 मेंबर्स के और अपॉइंटमेंट हुए हैं। नोट डाउन करिए उनके नाम। एक है आपके प्रसन्ना कुमार मोहंती, प्रसन्ना कुमार मोहंती। फिर आते हैं वल्लभ रूपचंद भंसाली, वल्लभ रूपचंद भंसाली। और तीसरे आ जाते हैं सुनील मित्र। इनको आपका क्या किया गया है? लोकल बोर्ड्स के मेंबर के रूप में भी अपॉइंट किया गया है। तो देख सकते हैं आप 3 लोगों को अपॉइंट किया गया है ऐसे नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स के रूप में सेंट्रल बोर्ड के और लोकल बोर्ड के। गौर से सुनिएगा, यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड और लोकल बोर्ड में मिक्स मत करिएगा। यहाँ पे बात हो रही जब सेंट्रल बोर्ड की, तो सेंट्रल बोर्ड में 3 नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स अपॉइंट किए गए हैं। उनका नाम है अशोक गुलाटी, मनीष सबरवाल एंड राजीव कुमार। और अगर लोकल बोर्ड्स की बात करेंगे तो लोकल बोर्ड्स में 3 लोगों को अपॉइंट किया गया है एज ए मेंबर्स। तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, और दोनों का ही टेन्योर 4 इयर्स का है। बिल्कुल सही बात है। अगर बात करें नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स की या फिर मेंबर्स की, दोनों का ही टेन्योर कितना है? 4 इयर्स का है। अब चूंकि बात हो गई आरबीआई की, आरबीआई से रिलेटेड फैक्ट जानना तो बिल्कुल बन जाता है कि एस्टैब्लिशमेंट हुआ था कब? उसके एक्ट के द्वारा। कौन सा एक्ट था? आरबीआई एक्ट 1934 में आया, और उसके बाद 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स, मतलब 1 अप्रैल 1935 ऑनवर्ड्स आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट हो गया या फिर वो ऑपरेशनल हो गई। बिल्कुल सही बात है। 1949 में क्या हुआ? इसका नेशनलाइजेशन हुआ और कहते कहते आगे बढ़ना शुरू हो गया। और सुनिए, हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो मुंबई में है और गवर्नर उर्जित पटेल है। तो ये सारे डिटेल्स से नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, क्योंकि आरबीआई कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बिल्कुल, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नेम्स आर इंक्लूडेड, ऑर्गेनाइजेशंस आर इंक्लूडेड एंड एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर द कमिंग एग्जामिनेशंस। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट हेडलाइन। Hemant Bhargava has been appointed as the Managing Director of insurance company Life Insurance Corporation LIC of India. हेमंत भार्गव को बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। One more appointment and yes, this time we have LIC in the headline. Exactly, LIC की बात करेंगे तो देखिए
इंश्योरेंस बहमूद भी कहा जाता है, मतलब एक इंश्योरेंस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी भी कहा जाता है इंडिया में। तो कहते बिल्कुल देख पा रहे हैं वहां पे एक अपॉइंटमेंट की बात हो रही है, वो भी टॉप लेवल अपॉइंटमेंट की बात हो रही है। यहाँ पे हेमंत भार्गव जी को चुन लिया गया है, अपॉइंट कर दिया गया है एज अ एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ LIC। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? उषा सांगवान जी को। उषा सांगवान जी जिससे पहले आपकी MD और CEO थी किसकी? LIC की। उन्होंने इनको रिप्लेस किया और बन गए हैं आपके मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, कौन सी? LIC। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि LIC से रिलेटेड फैक्ट आ गए हैं, LIC की बात हो गई तो LIC से रिलेटेड फैक्ट नोट डाउन करना तो बिल्कुल बनता है। एस्टेब्लिशमेंट की बात करेंगे तो 1 सितंबर 1956 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ। हेडक्वार्टर मुंबई में है। और साथ साथ अगर हम बात करें कि इसके चेयरपर्सन कौन है, तो चेयरपर्सन की बात करेंगे तो VK शर्मा। VK शर्मा इज दी चेयरपर्सन, जिन्होंने किसको रिप्लेस किया था? SK रॉय जो इससे पहले थे। तो VK शर्मा इस समय के चेयरमैन है। और अगर बात करेंगे MD की तो अब उषा सांगवान MD नहीं है, कौन बन गए हैं? हेमंत भार्गव बन गए हैं। एस्टेब्लिशमेंट की बात करेंगे तो 1 सितंबर 1956 की बात हो जाएगी। और अगर हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका मुंबई। तो LIC से रिलेटेड भी सारे फैक्ट्स आपके सामने हैं, रिसेंट अपॉइंटमेंट भी आपके सभी के सामने है। एक नोट डाउन करिए, बढ़िया तरीके से टेबल बनाइए और सारी डिटेल्स नोट कर लीजिए। बिल्कुल, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अब जो कमिंग एग्जामिनेशन है SBI में क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि सर हमने देखा भी है SBI PO का जो एग्जामिनेशन पेपर सेट होता है उसमें कहीं ना कहीं अपॉइंटमेंट्स रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। बिल्कुल आते हैं। और स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आपका आंसर मैं आपको देना चाहूंगा। वो क्या क्वेश्चन है? जनरली स्टूडेंट्स मैम पूछते हैं कि मैम कितने दिन पहले का डेटा पढ़ना शुरू कर दें? बिल्कुल बिल्कुल। तो मिनिमम 3 मंथ्स का डेटा मैं हमेशा प्रोवाइड करता हूं। मैं बोल रहा हूं मिनिमम 3 मंथ्स। आपकी कैपेसिटी और रिटेनेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बैक में जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3 मंथ्स। और मिनिमम 3 मंथ्स के लिए मैं सिंपल से यही कहना चाहूंगा, आप हमारे BCA से जुड़े रहिए, हमारे सेशंस को देखते रहिए, आपका सारा डेटा एग्जामिनेशन तक का क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, तो आंसर आपके सामने है। क्योंकि जैसा हमें पता भी है जनरल अवेयरनेस का या करंट अफेयर्स का प्रीलिम्स में तो कोई काम नहीं है, लेकिन यस बट मेंस दैट इज ऑन 4 जून, तो एक दिन पहले उसकी पढ़ाई शुरू नहीं होगी। आज के दिन से ही आपको अपनी पढ़ाई प्रिपरेशंस कंटिन्यू करना पड़ेगा फॉर द कमिंग SBI PO मेंस व्हिच इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 4 जून। चलिए लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट हेडलाइन। Technology major Google will set up the world's Google Station in Pune. Google has bagged the rupees 150 crore contract in collaboration with IBM, Larsen & Toubro and RailTel from the Pune Smart City Development Corporation. प्रौद्योगिकी प्रमुख गूगल पुणे में दुनिया का पहला गूगल स्टेशन स्थापित करेगा। गूगल ने IBM, लार्सन एंड ट्यूब्रो और रेलटेल के साथ पुणे स्मार्ट सिटी विकास निगम से 150 करोड़ रुपए का ठेका प्राप्त किया है। तो ये भी कितना बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। न्यूज हेडलाइन में बिल्कुल हमें ये चीज पता चल रही है, क्योंकि वर्ल्ड का गूगल स्टेशन अगर पहला हमारे देश में आ रहा है तो दैट इज समथिंग इंटरेस्टिंग एंड इनिशिएटिव। एग्जैक्टली, यहाँ पे देखिए बात हो रही है गूगल स्टेशन। तो कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे, ये रेलवे स्टेशन है। नो स्टूडेंट्स, इट्स नॉट अ रेलवे स्टेशन, इट्स वाईफाई स्टेशन। वाईफाई स्टैंड फॉर वायरलेस फाइडेलिटी, मतलब वायरलेस फाइडेलिटी आपका स्टेशन है। वो क्या काम करेगा? पुणे में इसका देखिए, गौर से सुनिएगा। यहाँ पे इसका मोटिव है कि पुणे सिटी में अप्रोक्सीमेटली 1000 हॉटस्पॉट क्रिएट करना है फास्ट इंटरनेट के लिए। तो जब जगह जगह हॉटस्पॉट क्रिएट हो जाएंगे तो इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी इजी हो जाएगी और बहुत ज्यादा स्कोप और बढ़ जाएगी। तो बिल्कुल बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, पुणे में लिया गया है। और इसके लिए टेंडर पास होते हैं तो किसने चुना गया है? आपको गूगल को चुना गया है। प्रोजेक्ट कॉस्ट की बात करी जाएगी तो यहाँ पे आ रहा है 150 करोड़, मतलब 150 करोड़ का प्रोजेक्ट कॉस्ट आया है। और किसके संग कोलैबोरेशन हुआ? जरा आप देखिए, यहाँ पे कई नाम सामने आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नाम सामने आ रहे हैं। IBM, लार्सन एंड ट्यूब्रो और रेलटेल। तो ये 4 नाम आ गए, गूगल, IBM, L&T और रेलटेल। तो कहीं ना कहीं अगर ये 4 और काफी दिग्गज कंपनियां हैं तो इनके बारे में डिटेल नोट करना तो बिल्कुल बनता है। तो शुरू हो जाइए नोट करना। गूगल के CEO है सुंदर पिचाई, हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया US और फाउंडर हैं लैरी पेज एंड सार्गे ब्रिन। मैं रिपीट कर रहा हूं, उसके CEO है सुंदर पिचाई, हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया जो कि US में स्थित है। और अगर इसके फाउंडर्स की बात करें तो लैरी पेज और सार्गे ब्रिन। अब दूसरा नाम यहाँ पे आ जाता है IBM का। IBM का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसके CEO हैं गिन्नी रोमेटी, GINNI, गिन्नी ROMETTY। गिन्नी रोमेटी इज द CEO ऑफ IBM। तीसरा नाम आता है L&T, लार्सन एंड ट्यूब्रो। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके चेयरपर्सन है अजय यादव। चौथा नाम आ जाता है रेलटेल, जो कि हमारे देश की एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। तो रेलटेल की बात करें, इसका हेडक्वार्टर है आपका गुड़गांव। इसके CMD है, मतलब चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है RK बहुगुणा, BAHUGUNA। बहुगुणा इज दी RK बहुगुणा इज दी CMD ऑफ रेलटेल। देखिए 4 नाम थे, 4 काफी बड़े नाम थे। चारों के डिटेल्स आपने नोट कर लिए हैं। और अगर बात करें प्रोजेक्ट की तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। गूगल को चूज किया गया है प्रोजेक्ट कॉस्ट 150 के संग, मतलब 150 करोड़ के संग की पुणे जैसे सिटी में लगभग 1000 सेटअप किए जाएंगे। किसके? हॉटस्पॉट के, जिसके थ्रू फास्ट इंटरनेट को एक्सेस किया जा सकेगा। तो बिल्कुल सही है, ये सारे डिटेल्स आपके सामने। लेट्स प्रोसीड।
बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे, लेकिन एक बार अब याद दिला दें आपको कि डू शेयर द लिंक ऑन योर व्हाट्सएप एंड फेसबुक क्विकली सो दैट मैक्सिमम कैंडिडेट्स, व्यूअर्स, स्टूडेंट्स कैन जॉइन दिस सेशन और वो हमारे हर एक हेडलाइन का बेनिफिट ले सके, बिकॉज दिस हेडलाइंस आर इम्पॉर्टेंट। तो जल्दी से लिंक को शेयर कर दीजिए एंड यस, यू हैव टाइम टू क्लिक ऑन द लाइक बटन एज वेल व्हाइल वॉचिंग द वीडियो। सो इफ यू हैव फॉरगॉटन या इफ यू हैव थॉट कि थोड़ी देर बाद लाइक के बटन पे क्लिक करेंगे, नाउ दिस इज द टाइम टू क्लिक ऑन द लाइक बटन। So if you are liking all the content, if you are liking the headlines, if you are liking the detailings, and if you are getting benefited by any of the word in this session from this session, so quickly click on the like button as well. चलिए मैम, यहाँ पे एक स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं, शायद काफी फास्ट हो गया है तो मैं और एक बार धीरे से बता दूं, लेकिन स्टूडेंट से मैं ये कहूंगा कि हमारा ये ऑफलाइन वर्जन में भी चला जाता है, तो आप चाहें तो हमारा रिपीट टेलीकास्ट देख सकते हैं और उसमें आप क्या करेंगे, आप सारी चीजों को दोबारा धीरे धीरे नोट डाउन कर लीजिएगा। बिल्कुल, बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट हेडलाइन। Physicist Peter Mansfield died. He was 83. Mansfield was awarded with the Nobel Prize for helping to invent MRI scanners. भौतिक विज्ञानी पीटर मैन्सफील्ड का निधन हो गया है। वे 83 वर्ष के थे। मैन्सफील्ड को MRI स्कैनर के आविष्कार में मदद के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यस, अ सेल्फ डिफाइंड न्यूज ऑबिचुरी सेक्शन का है, डेफिनेटली यस, बट यस, यहाँ मैन्सफील्ड का नाम कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ही वाज द नोबेल प्राइज विनर। एग्जैक्टली, यहाँ पे देखिए ऑबिचुरी न्यूज है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन एस्पेक्ट से, लेकिन ये पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट क्यों बन जाते हैं, देखिए आप बहुत से सुनिए। इनको नोबेल प्राइज मिला था 2003 में मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, और क्या किस लिए मिला था, MRI स्कैनर जो आप सभी जानते हैं, उसमें आपके एक अद्भुत योगदान के चक्कर में या अद्भुत योगदान के लिए उनको मिला है क्या, नोबेल प्राइज मेडिसिन के फील्ड में आपका 2003 में। तो हो सकता है एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि पीटर मैन्सफील्ड को नोबेल प्राइज किस वर्ष में मिला, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 2003 में। किस फील्ड से रिलेटेड मिला, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड मिला या फिर मेडिसिन फील्ड से रिलेटेड मिला। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि MRI स्कैनर के अंदर स्टेप करने वाले ये पहले पर्सन थे। मतलब जब MRI इन्वेंट हो रहा था तो उसमें स्टेप मतलब एक आप सभी जानते हैं ट्यूब होती है बड़ी सी, उसके अंदर आपके पूरी बॉडी को जाया जाता है और फिर मैग्नेटिक और रेडियो वेव्स के थ्रू इंटरनल बॉडी के सारे जो इमेजिंग होती है उसको पिक्चराइजेशन किया जाता है। तो वो स्टेप डाउन करने वाले, मतलब ये प्रवेश करने वाले उसके ऑर्बिट तो कहना गलत होगा, उसके मैं कहूँगा स्पेस में, तो वो पहले पर्सन थे। तो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। चूंकि एक वर्ड मैंने आपको बताया है यहाँ पे MRI, तो MRI का फुल फॉर्म लिख दीजिए मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो एक आपका स्ट्रक्चर होता है, MRI स्कैनर्स होते हैं, उसमें बॉडी जाती है और मैग्नेटिक और रेडियो वेव्स के थ्रू आपकी जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं XYZ कुछ भी है उसकी पूरी इमेजिंग आपको स्क्रीन पे शो हो जाती है। तो इसको इन्वेंट करने में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चूंकि इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई, निधन हो गया है, तो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, क्योंकि इसी से रिलेटेड इनको नोबेल प्राइज मिला था 2003 में। तो सारे डिटेल्स आपके सामने हैं, MRI का फुल फॉर्म पता है, नोबेल प्राइज कब मिला, किस फील्ड से रिलेटेड मिला, सारे नोट डाउन कर लीजिए। बिल्कुल, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट हेडलाइन। Travelport, a leading travel commerce platform providing distribution, technology, payment and other solutions for the global travel industry, has been named Tata Consultancy Services TCS as its primary technology partner. दुनिया भर में देशाटन उद्योग की प्रौद्योगिकी, भुगतान और अन्य प्रकार के समाधान उपलब्ध कराने वाली अमेरिकी कंपनी ट्रैवलपोर्ट ने भारत के टाटा समूह की कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को अपना प्राथमिक प्रौद्योगिकी भागीदार बनाया। तो वंस अगेन एन इनिशिएटिव, अगर हम देखें तो बहुत ही अच्छा एक हमारे पास बेनिफिशियल सामने निकल के आएगा। बिल्कुल, इस न्यूज को डिस्कस करने से पहले एक कमेंट लूंगा। एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर जो ऑबिचुरी वाली न्यूज थी, जो पर्टिकुलर पर्सन थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे, वो सर लंदन से बिलोंग करते थे। लंदन मतलब आप सभी जानते हैं यूनाइटेड किंगडम की बात करें, इंग्लैंड की बात करेंगे, वहां से बिलोंग करते थे। और उसके डिटेल्स तो खैर आप सभी को पता है। ये इंग्लैंड की बात करें तो कैपिटल क्या है आपका, लंदन है। वहां के PM की बात करें तो थेरेसा मे है। तो इस तरह के सारे डिटेल्स आपके सामने हैं। चलिए इस न्यूज पे आ जाते हैं। तो ट्रैवल, बिल्कुल देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ट्रैवलपोर्ट क्या है, एक तरह की लीडिंग ट्रैवल कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। उसने TCS को अपना क्या बना दिया है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्राइमरी टेक्नोलॉजी पार्टनर। तो देखिए एक अमेरिका की फर्म है, उसने TCS जो कि हमारे इंडिया की काफी बड़ी, किसकी बात करेंगे, एक टेक्नोलॉजिकल फर्म है, उसको अपना प्राइमरी टेक्नोलॉजिकल पार्टनर या फिर कहें प्राइमरी टेक्नोलॉजी पार्टनर बना दिया है। तो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है। एक दूसरे देश की कंपनी के द्वारा हमारे देश की कंपनी को एज ए टेक्नोलॉजी पार्टनर बनाना कहीं ना कहीं हमारे देश को और आगे ले जाता है। तो दो नाम आए हैं, दो नाम से रिलेटेड न्यूज तो सारे डिटेल्स नोट करना बिल्कुल बन जाता है। फटाफट नोट करना शुरू कर दीजिए।
कि टीसीएस की बात करेंगे। टीसीएस की बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेवल पोर्ट की। तो ट्रेवल पोर्ट का हेडक्वार्टर है जॉर्जिया यूएस में। इसका हेडक्वार्टर है जॉर्जिया यूएस में और इसके सीईओ हैं गॉर्डन विल्सन। इसके सीईओ हैं गॉर्डन विल्सन इज द सीईओ ऑफ ट्रेवल पोर्ट। दूसरा नाम यहाँ पे आता है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसके इंपॉर्टेंट बात है, जरा गौर से सुनिएगा। इसके चेयरपर्सन है इशात हुसैन। इसके चेयरपर्सन है इशात हुसैन और इसके सीईओ हैं एन चंद्रशेखरन। गौर से सुनिएगा, एन चंद्रशेखरन या फिर कहें नटराजन चंद्रशेखरन इज द सीईओ ऑफ टीसीएस। लेकिन कब तक है? 21 फरवरी तक, क्योंकि 21 फरवरी के बाद कौन बन जाएंगे? आपका राजेश गोपीनाथन जी बन जाएंगे। राजेश गोपीनाथन जी बन जाएंगे आपका सीईओ, क्योंकि एन चंद्रशेखरन जी आप सभी जानते हैं टाटा मोटर्स की बात करेंगे या सॉरी टाटा सन्स की बात करेंगे या फिर आपका टाटा स्टील बोर्ड की बात करेंगे, उसके क्या बन चुके हैं? वो चेयरपर्सन बन गए हैं। हमने आपको रिसेंटली कुछ दिनों पहले या कल की न्यूज में ही आपको बताया था। तो बिल्कुल ध्यान रखिए। और अगर टाटा ग्रुप के चेयरमैन की बात आएगी तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? रतन टाटा। तो देखिए यहाँ पे टाटा से रिलेटेड अगर न्यूज आती है तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन आजकल इतना रीशफलिंग हुआ है कि आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने आपको प्रीवियस सेशंस में भी बताया था कि टाटा का भी एक पेज बना लीजिए, उसमें सारी उनकी जो सब्सिडरीज हैं, बॉडीज हैं, उनके पर्टिकुलर चेयरमैन सीईओ को अलग अलग नोट कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले एग्जामिनेशन में किसी तरह की दिक्कत ना हो। बिल्कुल। बढ़ते हैं इसी के साथ अगली हेडलाइन पे। Additional Chief Conservator of Forest in Himachal Pradesh N. Nanda has been appointed as expert member of the National Green Tribunal. हिमाचल प्रदेश में अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक एन नंदा को राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के विशेषज्ञ सदस्य के तौर पर नियुक्त किया है। वन मोर अपॉइंटमेंट एंड यस, यहाँ कहीं ना कहीं आज के सेशन में इंपॉर्टेंट ये है कि मोर ऑफ द हेडलाइंस आर डेडिकेटेड टू अपॉइंटमेंट्स। एग्जैक्टली, बिल्कुल। देखिए यहाँ पे बात क्या हो रही है, अपॉइंटमेंट्स की न्यूज तो है ही, साथ में यहाँ पे बात आ रही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या होता है? आप सभी जानते हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड अगर कोई एस्पेक्ट आता है और उसको किसी तरह से हार्म पहुंचाने की बात आती है तो वो उसकी डिसाइडिंग बॉडी है कौन? एनजीटी या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो बिल्कुल आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कौन है? हिमाचल प्रदेश के एन नंदा या फिर कहें नागिन नंदा, इनका पूरा नाम है नागिन नंदा जी। तो इनको अपॉइंट कर दिया गया है एक एक्सपर्ट मेंबर ऑफ एनजीटी। तो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है, क्योंकि एक्सपर्ट कमेटी होगी या फिर एक्सपर्ट ग्रुप है, उसका एक एक्सपर्ट मेंबर के रूप में इनको चुना गया है एनजीटी के। तो एनजीटी के चुना गया तो एनजीटी से रिलेटेड फैक्ट नोट करना तो बिल्कुल बन जाता है। नोट डाउन करना शुरू करिए। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 18 अक्टूबर 2010। 18 अक्टूबर 2010 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, क्योंकि और किस एक्ट के अंदर हुआ है? एनजीटी एक्ट, जो कि 2010 में ही आया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट आया 2010 में, जिसके तहत इसका एस्टैब्लिशमेंट 18 अक्टूबर 2010 में हो गया। बिल्कुल सही बात है। और इसके चेयरपर्सन की बात करेंगे तो लिखिए स्वतंत्र कुमार, SWATANTER, स्वतंत्र कुमार KUMAR इज द चेयरपर्सन ऑफ एनजीटी। चेयरपर्सन पता चल गए, एक्सपर्ट मेंबर पता चल गए। और मैं आपको बता दूं कि ये सारे डिटेल्स, अगर कोई अपॉइंटमेंट होता है तो किस ऑर्गेनाइजेशन से होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, किसका अपॉइंटमेंट वो होता है, और उसके टॉप लेवल मैनेजमेंट, उसका हेडक्वार्टर, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट बन जाती हैं उस पर्टिकुलर न्यूज से। तो सारे डिटेल्स आपके पास हैं, नोट डाउन कर लीजिए। बिल्कुल। बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट हेडलाइन। A book, Pakistan Quoting the Abais by security expert Tilak Devashar was released in Jaipur. सुरक्षा मामलों के जानकार तिलक देवेश्वर की पुस्तक पाकिस्तान कोटिंग द अबाइस का जयपुर में विमोचन हुआ। तो बिल्कुल एक बात यहाँ पे आई है, तो बिल्कुल तिलक देवेश्वर जी का नाम है, इसके अलावा बुक का नाम है। तो व्हाट ऑल इज इम्पोर्टेंट अबाउट इट? इंपॉर्टेंट की बात करेंगे तो सबसे पहले बात आ जाती है, ये न्यूज है रिलेटेड बुक्स एंड ऑथर से। तो बुक की बात आ गई है, कौन सी बुक है? पाकिस्तान कोटिंग द एबिस। तो एबिस की बात करेंगे तो यहाँ पे पहली बार कहें या कुछ कहें, बहुत ही कम ऐसा होता है कि पाकिस्तान के ऊपर बुक लिखी जाती है। तो ये ऐसा लिख दिया गया है। किसने लिखा हुआ है? सिक्योरिटी एक्सपर्ट रह चुके हैं कौन? तिलक देवेश्वर। तो देवाशर जी जो है, तिलक देवाशर, उन्होंने एक बुक लिख डाली है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान कोटिंग द एबिस। तो ऐसे में ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आने वाले एग्जामिनेशन में। और इसको अनवील्ड कहाँ किया गया है या फिर कहें इसका रिलीज कहाँ किया गया है? जयपुर में किया गया है। तो कुछ फैक्ट्स है, नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए, हो सकता है डायरेक्टली एग्जाम में पूछ ले जाए कि कोटिंग पाकिस्तान कोटिंग द एबिस was written by, तो आपका आंसर होना चाहिए तिलक देवाशर। कहां पे रिलीज हुई? जयपुर में रिलीज हुई। और इसका पब्लिकेशन कौन कर रहा है, मतलब इसका प्रकाशन कौन कर रहा है? लिख दीजिए, इट इज पब्लिश बाय हार्पर कॉलिंस, HARPER, हार्पर कॉलिंस के द्वारा इसका पब्लिशिंग होगी। और चूंकि बात यहां पे आ गई है किसकी? जयपुर की, तो जयपुर में अनवील्ड हो रही है, जयपुर में इसका अनावरण किया जाएगा, विमोचन किया जाएगा, सॉरी। तो कहीं ना कहीं जयपुर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो जयपुर से रिलेटेड फैक्ट नोट करिए, राजस्थान है, राजस्थान की कैपिटल है जयपुर और जोधपुर उसकी जुडिशरी कैपिटल है।
तो ऑब्वियस सी बात है, जयपुर आता है राजस्थान में, तो राजस्थान से रिलेटेड फैक्ट नोट करना तो बिल्कुल बन जाता है। तो राजस्थान की कैपिटल है क्या? जयपुर। और आपका जोधपुर उसकी जुडिशरी कैपिटल है। सीएम की बात करेंगे तो वसुंधरा राजे हैं, और अगर गवर्नर की बात करेंगे तो कल्याण सिंह है। तो राजस्थान से रिलेटेड फैक्ट भी आपके सामने हैं, बुक से रिलेटेड भी फैक्ट सामने हैं, न्यूज के जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं वो सभी आपके सामने हैं, तो सभी नोट कर लीजिए। बिल्कुल, बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट हेडलाइन। For the first time, two Indian players, Akshay Verma and Priyanka Prabhakara, have been selected in a 67-strong international group of boys and girls for the NBA and FIBA's third annual Basketball Without Borders Global Camp in New Orleans, USA. पहली बार भारत के दो बास्केटबॉल खिलाड़ियों अक्षय वर्मा और प्रियंका प्रभाकर को एनबीए और फीबा के अमेरिका के न्यू ऑर्लियंस में होने के वाले तीसरे वार्षिक बास्केटबॉल विदाउट बॉर्डर्स वैश्विक शिविर के लिए 67 लड़के और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय समूह में चुना गया है। तो बिल्कुल यहाँ पे एक बात की जाए तो दो नाम अगेन हमारे पास है, स्पोर्ट्स सेक्शन की न्यूज़ है, एनबीए फीबा, डेफिनेटली इसकी डिटेलिंग्स की भी बात आ जाएगी। इसके अलावा बिल्कुल हम यहाँ जानना चाहेंगे कि व्हाट डज दिस बास्केटबॉल विदाउट बॉर्डर्स स्टैंड्स फॉर। देखिए बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है, सबसे पहले स्टार्ट में ये कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें हमसे छूट रही थी और कहीं ना कहीं बास्केटबॉल में हम पीछे थे। और देखिए आप देख पा रहे हैं कि पहली बार बास्केटबॉल की बात करें तो इंडिया से दो नाम चुन लिए गए हैं, वो भी टॉप लेवल अथॉरिटीज के द्वारा, एनबीए और फीबा। इनके बारे में डिटेल में अभी आने वाले समय में बताऊंगा बिल्कुल आपको। तो देखिए पहली बार दो इंडियन प्लेयर्स अक्षय वर्मा जी या फिर प्रियंका प्रभाकर जी की बात करें तो इनको चूज कर लिया गया है। किसके लिए? आपका ये जो इवेंट होने वाला है बास्केटबॉल विदाउट बॉर्डर्स। तो बास्केटबॉल विदाउट बॉर्डर्स का मतलब यही है कि हो भले ही ये न्यू ऑर्लियंस यूएसए में रहा है, लेकिन बास्केटबॉल विदाउट बॉर्डर्स का मतलब ये कि यहाँ पे कोई कंट्री स्पेसिफिक नहीं है कि अगर अमेरिका में हो रहा तो अमेरिका के ही लोग लिए जाएंगे या स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज को लिया जाएगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे विदाउट बॉर्डर्स का मतलब है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये जो कैंप होता है आपका, उसका मतलब ये है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी आपके पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बुलाया जाता है, उनका सिलेक्शन होता है प्रॉपर उनकी ट्रेनिंग के हिसाब से। तो उसके बिहाफ पे पहली बार इंडिया से दो लोग को चूज कर लिया गया है और इनको उसके बाद ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है अच्छे आगे फ्यूचर के एस्पेक्ट क्रिएट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है इंडिया के लिए, कहीं ना कहीं अचीवमेंट भी हम कहेंगे इंडिया के लिए हो गया, क्योंकि पहली बार बास्केटबॉल की तरफ से या बास्केटबॉल स्पोर्ट्स की तरफ से दो लोगों को चुन लिया गया, वो भी एनबीए और फीबा के द्वारा। किसके लिए? बास्केटबॉल विदाउट बॉर्डर्स के लिए। तो देखिए यहाँ पे दो नाम आते हैं, एनबीए और फीबा। तो इससे रिलेटेड फैक्ट जानना तो बिल्कुल बनता है कि क्या है एनबीए। तो एनबीए है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन है और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएस में। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएस में। दूसरा नाम आता है फीबा। फीबा स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन, इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन है और इसका भी हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में और प्रेसिडेंट है होरासियो मोराटोर, HORACIO, होरासियो MURATORE। ठीक है, एक बात बताना चाहूंगा, एनबीए की बात जब हमने करी थी तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क बताया था, साथ में उसका कमिश्नर के नाम भी लिख लीजिए। जो उसका कमिश्नर है उसका नाम है एडम सिल्वर। एडम सिल्वर इज द कमिश्नर ऑफ एनबीए। तो एनबीए की बात करेंगे, फीबा की बात करेंगे, दोनों की डिटेल्स आपने जान ली हैं। पहली बार इंडिया से जिन लोग को चूज किया गया उनके नाम भी आपके सामने है और बास्केटबॉल विदाउट बॉर्डर्स का क्या मतलब है वो भी सारी जानकारी आपके सामने है। कहां पे इवेंट होने वाला है? न्यू ऑर्लियंस यूएसए में होने वाला है। तो सारे एस्पेक्ट्स आप सभी के सामने है। डू जॉट डाउन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूज। बिल्कुल, बढ़ते हैं इसी के साथ अगली हेडलाइन में। Indian football team lost a place in the latest FIFA World Rankings to reach 130th position. भारतीय फुटबॉल टीम ताज़ा विश्व फीफा रैंकिंग में एक पायदान खिसककर 130वें स्थान पर पहुंच गई है। कहीं ना कहीं लास्ट फ्यू डेज बैक हमने इसका अब देखा था कि वो आगे बढ़ रही है, एक पोजीशन ऊपर थी नीचे थी। आज के इसमें इट हैज गॉन डाउन, तो कहीं ना कहीं ठीक है, फ्लक्चुएशन चलता रहता है, बिल्कुल चलता रहता है, लेकिन स्टूडेंट्स हमें भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी रिसेंट रैंकिंग आए वो आपके सामने रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जब क्वेश्चन आ जाता है रिसेंटली फीफा की रैंकिंग कितनी है तो आपका आंसर जो रिसेंट वैल्यू होगी वही होना चाहिए। तो बिल्कुल आप बताएं कि हम लोग की क्या था आपका, आप जानते हैं 132 थी, फिर हम लोग एकदम 129 पे आ गए, इंप्रूव करके 131 हुई, फिर 129 पे आ गए, अचानक से फिर हम लोग एक ड्रॉप स्लिप हुए हैं। तो अगर प्रेजेंट रैंकिंग की बात करी जाए, लेटेस्ट फीफा वर्ल्ड रैंकिंग की बात करी जाए, तो इंडिया कहां पे स्टैंड करता है? 138 पोजीशन पे स्टैंड करता है। और बिल्कुल सही बात है, अगर इसी लिस्ट की बात करें तो टॉप लेवल पे कौन कौन स्टैंड करता है ये भी जानना बिल्कुल जरूरी है। तो नंबर 1 है अर्जेंटीना, ब्राजील और जर्मनी। नंबर 1 है अर्जेंटीना, सेकंड पोजीशन पे आ जाती है ब्राजील और थर्ड पोजीशन पे आती है आपकी जर्मनी। क्योंकि आ गया नाम यहाँ पे फीफा, तो फीफा से रिलेटेड फैक्ट नोट करना तो बिल्कुल बन जाता है। फीफा का फुल फॉर्म लिख लीजिए, फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन।
Federation International de Football Association. Now, establishment is 1904. Establishment was 1904. Headquarters is in Zurich, Switzerland. हेडक्वार्टर कहां पे है इसका? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। और इसके अगर प्रेसिडेंट की बात करें या अध्यक्ष की बात करें, जियानी इन्फेंटिनो। जियानी इन्फेंटिनो इज द प्रेसिडेंट ऑफ फीफा। तो सारे डिटेल्स आपके सामने हैं, सारी रैंकिंग, लेटेस्ट रैंकिंग आपके पास सामने है। सभी को प्रॉपर तरीके से नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल, बढ़ते हैं इसी के साथ आज के सेशन की आखिरी हेडलाइन की तरफ। Indian captain Virat Kohli surpassed the legendary Sir Donald Bradman and Rahul Dravid by becoming the first batsman to score double hundreds in 4 successive Test series. भारतीय कप्तान विराट कोहली लगातार 4 टेस्ट सीरीज में दोहरा शतक जड़ने वाले पहले बल्लेबाज बनकर महान सर डोनाल्ड ब्रैडमैन और राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़ दिया है। तो बिल्कुल अब कहीं हम रैंकिंग में एक पोजीशन नीचे जा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ क्रिकेट में अगर बात की जाए तो अगेन विराट कोहली इज इन द लाइमलाइट। इसके अलावा यस, कहीं ना कहीं अचीवमेंट उनका भी है तो कहीं ना कहीं कंट्री का भी है। बिल्कुल। अब देखिए इनकी इंटरनेशनल रेपो हो गई है। ये कोई अपने नाम से नहीं जाने आते, ये देश को रिप्रेजेंट करने लगे हैं। तो अब देखिए विराट कोहली जी का तो वाकई बहुत अच्छा समय चल रहा है। आप खुद ही देख पा रहे होंगे, चाहे ओडीआई रैंकिंग्स की बात हो, चाहे यहाँ पे बात हो, लगातार एक के बाद एक क्या कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं, आपके रिकॉर्ड्स क्रिएट कर पा रहे हैं। देखिए इस बार क्या हुआ है, इन्होंने सरपास कर दिया है डोनाल्ड ब्रैडमैन और राहुल द्रविड़ को। क्या लगातार 4 टेस्ट सीरीज में 200 स्कोर किए हैं। लगातार 4 टेस्ट सीरीज में 200 स्कोर किए हैं। वो सीरीज किसके किसके? पहली सीरीज हुई थी वेस्ट इंडीज, फिर न्यूजीलैंड, फिर इंग्लैंड और बांग्लादेश। ये लगातार 4 जो आपकी सीरीज हुई हैं, इन सभी टेस्ट सीरीज में इन्होंने 200 रन बनाए हैं। और इन्होंने और जैसे ही ये चौथी कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, कोई भी बीच में ब्रेक नहीं हुआ, लगातार 4 टेस्ट सीरीज में इन्होंने 200 रन को स्कोर किया है। और ऐसा करने से ये बन गए हैं नंबर 1 प्लेयर ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ऐसा करने वाले ऐसे पहले प्लेयर हैं जिन्होंने लगातार सक्सेसिव 4 सीरीज में डबल टन स्कोर किया है। क्योंकि इससे पहले सर डोनाल्ड ब्रैडमैन और राहुल द्रविड़ ने लगातार 3 टेस्ट सेंचुरीज में या फिर लगातार 3 टेस्ट मैचेस में, 3 टेस्ट सीरीज में आपका डबल टन स्कोर किया था। और इन्होंने किसमें कर दिया? लगातार 4 सीरीज में डबल टन कर दिया। तो नंबर 1 कौन बन गए हैं? अब विराट कोहली बन गए। विराट कोहली के बारे में और भी आपको बता दें, कुछ प्रीवियस न्यूज से रिलेटेड डेटा आपको रिकॉल कराना चाहूंगा कि अगर रैंकिंग की बात करें आईसीसीआई, तो आईसीसी रैंकिंग की बात करेंगे तो T20 रैंकिंग में ये नंबर 1 पोजीशन पे है और ओडीआई रैंकिंग में ये 3rd पोजीशन पे है। ये रैंकिंग भी मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताई थी कि अगर T20 की बात करेंगे तो नंबर 1 पोजीशन पे हैं और अगर ओडीआई की बात करें तो नंबर 3rd पोजीशन पे हैं। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं ये अपने के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो सारी रैंकिंग्स और सारे रिकॉर्ड्स तो आपको जानना ही चाहिए। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स ये सारी चीजों से वाकिफ है कि ये सब हेल्प आउट करेगा उनको कमिंग SBI PO के मेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो उसको टारगेट करते हुए स्टार्ट स्टडिंग एंड स्टार्ट गेटिंग थ्रू ऑल दीज हेडलाइंस बिकॉज क्वेश्चंस मे बी फ्रॉम दीज हेडलाइंस ओनली। बढ़ते हैं इसी के साथ क्वेश्चनर सेशन पे, देखते हैं इन हेडलाइन से किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन तो देखेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स को ये भी मैं रिकॉल कराना चाहूंगा कि SBI ओरिएंटेड डेटा है और SBI ओरिएंटेड डेटा है तो इसका मतलब सारे डिटेल्स जो होंगे वो क्या होंगे? SBI बेस्ड होंगे। तो प्लीज एक कहते हैं ना, फोकस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी फोकस से आपका जो एग्जाम है वो जरूर क्लियर होगा। तो बिल्कुल फोकस करते रहिए और देखते हैं क्या है आपका आगे का क्वेश्चन। तो रिसेंटली हाउ मेनी नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स हैव बीन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द ऑल पावरफुल सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकार संपन्न केंद्रीय निदेशक मंडल में कितने गैर सरकारी निदेशकों की नियुक्ति की है? 2, 3, 4, 5, 6 ऑप्शंस आपके सामने है। #BCA के साथ क्विकली टाइप एंड यस हियर वी आर गेटिंग आंसर्स। ऑप्शन नंबर 2, 3, 2, 3, ऑप्शन नंबर 2, 3 कैंडिडेट्स यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, कुछ 4 भी टाइप कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम चाहेंगे क्वेश्चन को समझे जरा। वहां पे पूछा जा रहा है हाउ मेनी नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स हैव बीन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और कहीं ना कहीं हेडलाइंस में हमने इनके नाम भी आपके साथ डिस्कस आउट किए थे। तो सर यहाँ पे क्या ले? ऑप्शन नंबर 2 जो कैंडिडेट टाइप कर रहे हैं दैट इज 3। एग्जैक्टली मुझे लगता है, देखिए आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर 2 दैट इज 3। तो हो सकता है कुछ लोग नंबर की जगह ऑप्शन टाइप कर रहे हो। तो अगर किसी ने ऑप्शन टाइप किया है ऑप्शन 2 दैट इज योर आंसर इज 3, एब्सोल्युटली राइट। और अगर किसी ने उस पर्टिकुलर नंबर को डिफाइन कर दिया, फॉर एग्जांपल 3, मतलब कितने ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल है तो 3 नॉन ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया गया, तो वो भी बिल्कुल सही है। मेन मोटो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि वो कितने पर्सन्स है, वो 3 पर्सन्स है। तो मेरा बिल्कुल सही का आंसर है ऑप्शन नंबर 2 या फिर कहें 3 इज द राइट आंसर।
मेरा बाउंसर क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द टेन्योर ऑफ देयर अपॉइंटमेंट, मतलब उनको अपॉइंट किया गया है कितने पर्टिकुलर टेन्योर के लिए। बिल्कुल, तो यहाँ पे कितने वर्ष के लिए, कितने साल के लिए उनकी नियुक्ति की गई है, एंड आंसर वी हैव 4 years। एग्जैक्टली। देवांशु विश्वकर्मा जी की बात करेंगे या किसी की बात करेंगे, बहुत से स्टूडेंट्स लगातार बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं और बिल्कुल सही, 4 years इज द राइट आंसर। चलिए लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who have been appointed as the MD of LIC? किसको LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? SK रॉय, VK शर्मा, उषा सांगवान, हेमंत भार्गवा या अशोक चावला। 5 names, 5 options. Quickly type with hashtag BCA. What is your answer? Who has been appointed as the managing director of LIC? LIC के managing director, प्रबंध निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? And yes, we have our answers. That is option number 4, हेमंत भार्गव। Exactly. हेमंत भार्गव जी को बना दिया गया है MD of LIC। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? उषा सांगवान जी को रिप्लेस किया है। Now my bouncer question is who is the chairperson या who is the chairman of LIC? LIC के चेयरमैन कौन है? बिल्कुल, तो हु इज द चेयरमैन ऑफ LIC? LIC के चेयरमैन का यहाँ पे नाम अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स हिमांशु सिंह वानी जी का आंसर आया भी है VK शर्मा। Exactly, VK शर्मा is the chairman of LIC at present. Very good students. चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In which city technology major Google will set up its world's Google station in India? प्रौद्योगिकी प्रमुख गूगल किस शहर में दुनिया का पहला गूगल स्टेशन स्थापित करेगा? पुणे, बेंगलुरु, मुंबई, गांधीनगर या चंडीगढ़। तो ऑप्शंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू ऑल 5 हैशटैग BCA के साथ जल्दी से, और अनडाउटेडली हमें पता है यहाँ पे आंसर जल्दी ही आएगा, सही आएगा, कंफ्यूजन के बिना आएगा, बिकॉज यस ऑप्शन नंबर 1 पुणे कैंडिडेट्स टाइप कर रहे हैं। बिल्कुल सही, पुणे इज द राइट आंसर गाइस। नाउ माय बाउंसर क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोजेक्ट कॉस्ट या प्रोजेक्ट आउटले ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट? गूगल के द्वारा ये जो आपका गूगल स्टेशन एस्टैब्लिश करने की बात कही जा रही है पुणे में, इसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी है? तो यस वी हैव आंसर्स 150 crore। एग्जैक्टली, 150 crore इज द राइट आंसर। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पीटर मैन्सफील्ड वाज अ फेमस, तो पीटर मैन्सफील्ड एक प्रसिद्ध थे, क्या थे जरा जानेंगे? ऑथर, पॉलिटिशियन, स्पोर्ट्स पर्सन, केमिस्ट या फिजिसिस्ट। कहीं ना कहीं ये ऑबिचरी सेक्शन की न्यूज हेडलाइन का नाम हमारे सामने निकल के आया है। सो डू क्विकली टाइप योर आंसर्स विद हैशटैग BCA एंड यस वी हैव आंसर ऑप्शन नंबर 5 फिजिसिस्ट। एग्जैक्टली, फिजिसिस्ट इज द राइट आंसर। माय बाउंसर क्वेश्चन इज ही वाज अवॉर्डेड अ नोबेल प्राइज इन व्हिच ईयर? He was awarded Nobel Prize in the field of medicine in which year? मतलब किस वर्ष में उनको नोबेल प्राइज मिला है मेडिकल फील्ड से रिलेटेड? तो बिल्कुल आंसर वी हैव अनुराधा गुप्ता जी का 2003। Exactly, 2003 is the right answer. चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been named as the primary technology partner by Travelport? कौन ट्रेवलपोर्ट द्वारा उसके प्राथमिक प्रौद्योगिकी भागीदार के रूप में नामित किया गया है? इन्फोसिस, विप्रो, TCS, एसेंचर या एरिक्सन। तो बिल्कुल न्यूज हेडलाइंस में बना हुआ नाम यहाँ पे आंसर होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं यस कैंडिडेट्स आर टाइपिंग ऑप्शन नंबर 3 TCS। Exactly, TCS is the right answer. My bouncer question is who will be the CEO of TCS after 21st of February? आफ्टर 21st of February who would be the CEO of TCS? क्योंकि हमने हाल ही में प्रीवियस सेशंस में देखा था कि TCS के जो CEO थे उनकी शफलिंग करके उनको शिफ्ट आउट कर दिया गया है दूसरे सिस्टर कंसर्न में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें टाटा ग्रुप की, तो TCS के आने वाले समय में CEO कौन होंगे? बिल्कुल राजेश गोपीनाथन आंसर आ गया है। आंसर आ गया है बिल्कुल, तो राजेश गोपीनाथन सर। यहाँ कहीं ना कहीं एक चीज हमको देखने को मिलती है कि कैंडिडेट्स कंटिन्यूस फॉर्मेट में जो जुड़े हुए हैं, और अब हमें नहीं लगता कि वो अपॉइंटमेंट्स को लेके या किसी भी नाम को लेके या किसी भी पर्टिकुलर डिटेलिंग को लेके ये कहेंगे कि हमें कंफ्यूजन है या कैसे याद रखें। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक हमारा भी मोटिव यही था कि अगर हम आपको कोई न्यूज हेडलाइन प्रोवाइड करते हैं तो उसके साथ साथ अगर उससे रिलेटेड न्यूज पहले हुई रखी होती है तो उसको भी एसोसिएट कर देते हैं, जिससे कि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। आपका मोटिव भी यही होना चाहिए कि हमारा भी मोटिव यही है कि आपके किसी तरह का कंफ्यूजन आपको ना हो। यही तो हमारा मोटिव है स्टूडेंट्स, इसीलिए कहते हैं आप हमारे संग जुड़े रहिए। और डेली बेसिस पे जिस तरीके से आप जुड़े हैं और आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप बिल्कुल कंसर्न हैं और इस बार का SBI आपके संग खुशी लेकर आएगा। बिल्कुल, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे, लेकिन बिल्कुल दिख रहा है कि कैसे स्टूडेंट्स जो है लगातार आंसर दिए जा रहे हैं और सारी डिटेलिंग के संग दिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। हमें बहुत खुशी होती है कि एक क्वेश्चन पूछो, उसकी सारी डिटेलिंग जो है वो क्या करते हैं, वो सारे प्रोवाइड कर देते हैं। चलिए मैं बढ़ता हूँ फटाफट नया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, यस। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्सपर्ट मेंबर ऑफ द एनजीटी, या फिर कहें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। निम्नलिखित में से कौन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए हैं? पी रघुराम, एन नंदा, विक्रम लिमाय, करनाल सिंह या सौरभ वर्मा। नाउ दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग, क्योंकि पांचों ऑप्शंस सर अब तो हमको भी याद हो गए हैं, किसका कहाँ अपॉइंटमेंट हुआ, किसको कहाँ से रेजिग्नेशन हुआ, किसका कहाँ पे पर्टिकुलर बोला जाए तो शिफ्टिंग हुई है, या कोई भी कंट्री के कैपिटल्स की बात करें। और वही हाल यहाँ कैंडिडेट्स का भी है। आंसर क्वेश्चन आता है और उनके आने शुरू हो जाते हैं। हियर इज द आंसर, ऑप्शन नंबर 2, एन नंदा। एग्जैक्टली, एन नंदा इज दी राइट आंसर। नागिन नंदा को अपॉइंट कर दिया गया है एक्सपर्ट मेंबर के रूप में। कहाँ का? एनजीटी का। बिल्कुल सही है। तो मुझे बता दीजिए फटाफट कि एनजीटी का हेडक्वार्टर कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एनजीटी सिचुएटेड? तो बिल्कुल हमको उम्मीद है, कैंडिडेट्स ने टाइप करके दिया भी है पहले भी और फिर से वो टाइप करके दे रहे हैं यहाँ पे। तो अगर हम बात करें हेडक्वार्टर की, कि एनजीटी का हेडक्वार्टर जो आपने पूछा है, आंसर्स आर कमिंग, और हम देखना चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट डेट दे दीजिए तो और अच्छा है। बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 18 अक्टूबर 2010 एक डेट निकल के आई है। तो क्या ये एस्टेब्लिशमेंट डेट है? एग्जैक्टली 18 अक्टूबर 2010 इज द राइट आंसर। चलिए, और हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो न्यू दिल्ली। बिल्कुल सही। चलिए, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The book Pakistan Courting the Abyss was recently released by whom? पाकिस्तान कोटिंग द एबिस किताब का विमोचन किसके द्वारा किया गया? सलमान रश्दी, राजनाथ सिंह, विजय कुमार, तिलक देवाशीर या अमिताभ घोष। तो जल्दी से देखेंगे यहाँ पे किसने रिलीज की है पाकिस्तान कोटिंग द अबीस, एंड ऑप्शंस, यस, ऑप्शन नंबर 4, तिलक देवाशीर। एग्जैक्टली, तिलक देवाशीर इज द राइट आंसर। यही राइटर हैं जिन्होंने इसको क्या किया है, आपका पब्लिश करी है। पब्लिश नहीं, मैं कहूंगा जिन्होंने इसको लिखी है या फिर विमोचन किया है। बिल्कुल, अनवील भी किया है, लिखा भी है, तो खुद की ही बुक है। और यहाँ पे सर बाउंसर हम पूछेंगे। बिल्कुल पूछिए मैम। बिल्कुल, तो यहाँ बाउंसर यही है कि इस बुक की अनवीलिंग कहाँ हुई? हाँ एग्जैक्टली। चलिए, तो जल्दी से यहाँ बताइए कि कहाँ पे इस बुक की अनवीलिंग हुई है, रिलीज कहाँ हुई है? द पाकिस्तान कोटिंग द अबाइस। इस बुक की रिलीजिंग किस सिटी में, किस स्टेट में हुई है? तो क्विकली लेट्स नो द आंसर। बिल्कुल, जयपुर आ चुका है। जयपुर के साथ अगर हम बात करें तो स्टेट राजस्थान। एग्जैक्टली, जयपुर इन राजस्थान इज द राइट आंसर। चलिए, बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। अगर जे गुरु कोई अपना बाउंसर ना पूछना नहीं नहीं, बिल्कुल आपने पूछ लिया है, तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बिल्कुल, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। For the first time, how many Indian players have been selected in a 67th strong international group of boys and girls for the NBA? पहली बार भारत में या भारत के कितने बास्केटबॉल खिलाड़ियों को NBA के लिए 67 लड़के और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय समूह में चुना गया है? 2, 4, 6, 8, 10। तो यस, यू हैव टू गिव अस द नंबर्स कि कितने प्लेयर्स को इस टीम में या इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के लिए सिलेक्ट किया गया है। तो जल्दी से देखेंगे यहाँ पे आंसर्स #VCA के साथ। तो यस, वी आर गेटिंग आंसर्स, ऑप्शन नंबर 1, 2। एग्जैक्टली, बिल्कुल 2 पर्सन्स है या फिर ऑप्शन नंबर 1 का है इज द राइट आंसर। मेरा बाउंसर क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NBA एंड वेयर इज द हेडक्वार्टर? वेयर इज इट्स हेडक्वार्टर, मतलब उसका फुल फॉर्म भी बताइए और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, दोनों चीजें लिख दीजिए। तो यहाँ कैंडिडेट्स तो एक्चुअली प्लेयर्स के नाम भी दे रहे हैं, अक्षय वर्मा, प्रियंका प्रभाकर, दैट इज वेरी नाइस। बट यस, बाउंसर का आंसर हम चाहेंगे जल्दी से दे दें कि NBA का फुल फॉर्म, और NBA के फुल फॉर्म के साथ सर उसका वो हेडक्वार्टर। तो जल्दी से NBA का फुल फॉर्म और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आ रहा है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन इज द फुल फॉर्म इन न्यूयॉर्क। इन न्यूयॉर्क इज द हेडक्वार्टर। बिल्कुल, बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। What is India's ranking in the latest FIFA World Rankings? नवीनतम फीफा विश्व रैंकिंग में भारत की रैंकिंग क्या है? 126, 127, 128, 129, 130. So we are talking about the latest FIFA ranking of India. तो यहाँ देखें 130 आंसर आ रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 5। एग्जैक्टली, ऑप्शन नंबर 5 या फिर कहें 130 इज द राइट आंसर, क्योंकि हमने अपनी पोजीशन से स्लिप की है। मतलब इनिशियली हमारी कितनी हो गई थी, 129 हो गई थी, लेकिन बार दोबारा से हम लोग स्लिप होके आ गए हैं 130 पोजीशन पे। बिल्कुल सही, मेरा बाउंसर आ जाता है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ फीफा? फीफा के प्रेसिडेंट कौन है? तो हु हेड्स फीफा, ये हम कह सकते हैं, या तो फिर हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ फीफा, फीफा के अध्यक्ष कौन है। नाम देखेंगे यहाँ पे जल्दी से, तो कहीं ना कहीं 1, 2, 3 पोजीशन कंट्रीज की भी कैंडिडेट ने बात कर दी है, दैट इज वेरी नाइस। बट यहाँ पे अगर हम बात करें
फीफा के अध्यक्ष की या फीफा के प्रेसिडेंट की? तो आंसर आ रहा है, आ गया है, बिल्कुल इन्फेंटिनो। जियानी इन्फेंटिनो इज द राइट आंसर। That is very nice. Now we are moving toward the question number 10 of this session. So quickly let's look over what it is. लास्ट क्वेश्चन की बात है और लास्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि नेम द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर डबल हंड्रेड्स इन 4 सक्सेसिव टेस्ट सीरीज। लगातार 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में डबल शतक पहले बल्लेबाज का नाम बताइए, मतलब डबल शतक जमाने वाले पहले बल्लेबाज का क्या नाम है? एलिस्टर कुक, डेविड वार्नर, विराट कोहली, एबी डी विलियर्स या ग्लेन मैक्सवेल? तो अगेन एन इजी क्वेश्चन टू आंसर और कैंडिडेट्स अनडाउटेडली सही आंसर करेंगे ही, तो ज्यादा टाइम लगाएंगे नहीं, आंसर रिवील कर देंगे। ऑप्शन नंबर 3 विराट कोहली। एग्जैक्टली, विराट कोहली इज द राइट आंसर। मेरा बाउंसर क्वेश्चन भी काफी सिंपल सा है, वो यही है कि आईसीसी की ओडीआई सीरीज में, आईसीसी की वनडे इंटरनेशनल की बात करेंगे तो विराट कोहली की रैंक क्या है? ओडीआई सीरीज में विराट कोहली इज एट विच पोजीशन इन द आईसीसी रैंकिंग? तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या आता है आपकी तरफ से, तो बिल्कुल बाय डिफॉल्ट 3, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 3 इसका भी आंसर था और 3 उसका भी आंसर। बिल्कुल सही। तो सर यहाँ पे एक बार हम चाहेंगे रिपीट कर देने के लिए कि 3rd पोजीशन पे तो ओडीआई में उनको, और टी20 में नंबर 1 पोजीशन, और टेस्ट में वो 2nd पोजीशन, टी20 में फर्स्ट पोजीशन पे है, और आपका इसमें ओडीआई में जो है वो आपका 3rd पोजीशन पे। और टेस्ट सीरीज में अगर आईसीसी रैंकिंग की बात करें तो ही इज एट 2nd पोजीशन। हाँ एग्जैक्टली, इसीलिए हमने आप लोग को बताया था कि याद करने का, मैम ने बताया था इनफैक्ट कि अगर आपको याद करना हो तो 1 2 3 करके ऐसे भी याद कर सकते हैं। बिल्कुल, तो यही चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती हैं न्यूज हेडलाइंस के साथ, और सारा डेटा अपने आप याद हो जाता है। एसबीआई पीओ 4 जून को टारगेट करते हुए बने रहिए हमारे साथ इस सेशन में, क्योंकि ये कहीं ना कहीं #BCA करंट अफेयर्स को फिल आउट करता है। अब बात यहाँ एक चीज और आती है कि कल का जब हमने स्ट्रैटेजी डिस्कशन किया था तो कुछ कैंडिडेट से ये भी हमको जानने को मिला कि 10 to 12 क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर से, या मैक्सिमम 15 क्वेश्चंस आते हैं इन द एग्जामिनेशन। तो सर सेक्शनल कट ऑफ के लिए तो ये 10-15 क्वेश्चन ही काफी होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर सेक्शनल कट ऑफ की बात करें, आप क्यों सोचते हैं सेक्शनल कट ऑफ के बारे में? अच्छे का स्कोर करना सोचिए, सेक्शनल कट ऑफ के बारे में क्यों सोच रहे हैं? आप हमेशा याद रखिए, थिंक बिग, हमेशा बड़े की सोचिए, तभी आप कर पाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कितना करते हैं तो कितना मिलता है। एग्जैक्टली जितना स्टूडेंट्स करके आते हैं उतना ही नहीं मिल जाता है। तो इसीलिए आप प्लीज, मेरा यही रिक्वेस्ट है, सेक्शनल कट ऑफ अलग चीजें हैं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप अगर इसी तरीके से थोड़े तरीके से जुड़े रहे तो आप बिल्कुल आगे जाएंगे, और किसी तरह के फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि सेक्शनल कट ऑफ कितना है। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि अरे 1 नंबर से रह गया, 1 मार्क से मेरा सेक्शनल कट ऑफ रह गया। तो 1 मार्क वाला ही जो आपने डिस्टेंस बना रखा है इसको खत्म कर दीजिए ना। यही आपने अगर स्कोर अच्छा कर लिया तो फिर वो 1 मार्क 2 मार्क वाला जो आपका चक्कर है वो खत्म हो जाएगा। तो आप पहले से ही सेक्शनल कट ऑफ सोचे बैठे हैं तो इसका मतलब फिर वही है कि 1 मार्क्स और 2 मार्क्स का जब फर्क आता है उसकी वजह से सिलेक्शन नहीं होता है तो वो ज्यादा पेनफुल होता है। तो उस डिफरेंस को आपको ही खत्म करना है। वो खत्म करने के लिए एक सिंपल सा तरीका है, सेक्शनल कट ऑफ भूल जाइए, पूरा थॉरो तरीके से पढ़ाई करिए। अच्छे से पढ़ेंगे, खूब ज्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे, वो भी सही अटेम्प्ट करेंगे। तो ये जो बात आती है ना, बाउंड्री लाइन पे हम आके बिल्कुल आउट हो गए, वो सिस्टम खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, तो यही बढ़ेंगे। डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन बिफोर गेटिंग ऑफलाइन, एंड यस, लाइक बनता है इन एक्टिव पार्टिसिपेंट स्टूडेंट्स के लिए। वी हैव टुडे आदित्य राज, प्रयाग शर्मा, सोनी कुमारी, सतरूपा मंडल, अनुराधा गुप्ता, श्रीकांत काले, दिनेश त्रिपाठी, दीपेश कोल्हापुरे, दीक्षा सिंह, ज़ेबा रहमान and Utkarsh Agrawal. So these candidates have continuously given us the answers, so they are on the screen with us today. Congratulations to all the candidates. और एक बात हम आपको बता दें कि today we have top 10 question series of the subject reasoning of topic directions, जिसमें हम कहीं ना कहीं कुछ नए फॉर्मेट के क्वेश्चंस पे नजर डालेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ, चैनल के साथ, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं SBI PO की क्लासेस को या SBI PO के डिजिटल क्लासेस को हम कह सकते हैं, उनको फोकस करके अब आपके प्रिपरेशंस के लिए जो भी हेल्प आउट मिलने वाला है तो वो सब आपको यहाँ से कहीं ना कहीं बेनिफिट करना है और अपने एग्जामिनेशन में सिलेक्शन लेके हमें बताना है कि यस यू कैन डू इट एंड दिस 2017 इज योर्स एंड यू विल बी द नेक्स्ट SBI PO। एग्जैक्टली, इसी ज़ील के साथ खत्म करते हैं इस सेशन को। फिर मुलाकात होगी आपसे #BCA के नए सेशन के लिए। तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, and do not forget your successes are success. Thank you so much. सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु YouTube चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू।